नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर ओवैसी ने यूपी के सीएम को दिया चैलेंज। कहा मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे, सुनो योगी। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि नीतीश और चिराग ने वक्फ बिल पर चल दी अपनी चाल, एनडीए को बिहार चुनाव में नुकसान से कैसे बचाएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीके ने बताया बरसाती मेंढक, कहा वोट हमारा, विकास गुजरात का नहीं चलेगा और साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में कांग्रेस की रणनीति सम्मानजनक सीटें और जीत की गारंटी पर फोकस। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज। संजय राउत बोले वो आतंकवादी नहीं, उन्हें कंगना की तरह स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे, हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर ओवैसी ने यूपी के सीएम को किया चैलेंज। यहाँ दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। इस पर ओवैसी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलवाई। ओवैसी जब पिछले महीने मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे तो उनकी कार पर हमला हुआ था। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि मुझ पर 6-7 राउंड गोली चली, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया, आखिर में मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर उनका बेल कैंसिल कराना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि हम योगी से पूछना चाह रहे हैं कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उनको मारा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी वो बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत में न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, न मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी योगी और मोदी से है। सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी खैरात नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो आपकी खैरात नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान देते हैं और ये इस देश के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पीएम मोदी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और ये इनके जबान से ये निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जमकर योगी आदित्यनाथ को ओवैसी ने घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश और चिराग ने वक्फ बिल पर चल दी अपनी चाल, एनडीए को बिहार चुनाव में नुकसान से कैसे बचाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी और एनडीए आमने सामने है। आरजेडी इस बिल का विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को फायदा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। जेडीयू और एलजेपी को डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर उनसे नाराज ना हो जाए। तेजस्वी यादव ने इस बिल को असंवैधानिक बताया और नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए लालची होने का आरोप लगाया। लालू यादव भी पटना में वक्फ संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था। हालांकि इस बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर कड़ी टिप्पणी की है। जाहिर है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। कोई भी पार्टी मुसलमानों के वोट से बेदखली नहीं चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीके ने किसे बताया बरसाती मेंढक, वोट हमारा, विकास गुजरात का नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया और अररिया के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई राजनीतिक बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए बल्कि मुस्लिम मतदाताओं से अपील कर कहा कि आरजेडी को वोट देना अब मजबूरी नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुसलमान मतदाता अभी तक मजबूरी में आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं था, लेकिन अब जनसुराज
स्वराज इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सिर्फ 38% वोटरों की बात करती है, लेकिन जन स्वराज पूरे 100% बिहारियों की बात कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की करीब 60% जनता बदलाव चाहती है और यही जन स्वराज की ताकत है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सिर्फ एक बरसाती मेंढक हैं जो चुनावी मौसम में टर्राने लगते हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया से इसलिए जीते क्योंकि उदय सिंह चुनावी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वरना उनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कांग्रेस की रणनीति, सम्मानजनक सीटें और जीत की गारंटी पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत एक बार फिर से चुनावी रंग में रंगने लगी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर 2020 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहती। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी सिर्फ नंबर गेम में फंसने के बजाय सम्मानजनक और जाति की गारंटी वाली सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की नज़र खासतौर पर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत है। यही नहीं, कांग्रेस इस बार दलित वोटरों पर भी फोकस कर रही है और दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर अपनी पहली प्राथमिकता बना चुकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी को जिन सीटों पर लड़ना पड़ा उनमें से 45 सीटें एनडीए के मजबूत गढ़ में थी, जिन्हें कांग्रेस लगातार 4 चुनावों से नहीं जीत पा रही थी, जबकि आरजेडी ने अपने लिए उन सीटों का चयन किया था जहां MY समीकरण प्रभावी था। यही वजह रही कि आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पिछड़ गई। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज। संजय राउत बोले वह आतंकवादी नहीं, उन्हें कंगना की तरह स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव की मेयर ने दर्ज कराई है, जबकि बाकी एक केस नौसैनिक के 2 अलग-अलग बिजनेसमैन ने किया है। केस में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ के लिए 2 समन जारी कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह भाजपा सांसद कंगना रनौत को शिवसेना से टकराव के बाद सुरक्षा दी गई थी, वैसा ही सिक्योरिटी कुणाल को भी दी जानी चाहिए। राउत ने मुंबई में कहा कि मैंने कुणाल कामरा से बोला कि वो कानून का सामना करें, भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल देश के नागरिक और कलाकार हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 अप्रैल से देश में लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर होगा असर। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप SBI समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर की कीमतें घट बढ़ देखने को मिली, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कृष्णा लवरी को बड़ा फैसला, जारी कर दी 6 नेताओं की लिस्ट। यह दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और प्रदेश में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है। चुनाव से पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णा लवरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी बनने के बाद वो लगातार बैठक कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े नेताओं से मिल रहे हैं और इस बीच कृष्णा लवरू ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिहार कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। जारी लिस्ट में पार्टी के 6 नेताओं के नाम हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा लवरू के हस्ताक्षर से जारी पत्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और स्क्रीनिंग कमेटी संयोजक बनाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम भजन लाल ने गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला पलटा। भड़के
गहलोत, कांग्रेस ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को फिर से एक करने का निर्णय ले लिया है। इसी के साथ इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस ने इसे विकास के खिलाफ उठाया गया कदम करार देते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौजूदा नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह नया आदेश लागू होगा और आगामी चुनावों में जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक नगर निगम के आधार पर ही मतदान होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में दलितों का सियासी संग्राम, दिग्गज नेता ने कांग्रेस का थामा दामन। जहां दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है जब कद्दावर दलित नेता विनोद कुमार चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। फरवरी महीने में दलित आइकन जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती का भव्य आयोजन करने वाले श्री चौधरी ने पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस अवसर पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी मौजूद रहे। चौधरी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके और उनके समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने से सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसे वंचित समुदाय के बिहार कांग्रेस में बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया और राहुल गांधी द्वारा संविधान की रक्षा के लिए शुरू किए प्रयासों का परिणाम करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में महागठबंधन का बिगुल, कांग्रेस ने आरजेडी संग गठबंधन पर लगाई मुहर। जहां दोस्तों बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में मची अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से दोहराया। दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा और इस घोषणा से बिहार में एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता को बल मिलने की उम्मीद है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की सियासत का नया चेहरा, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों से गरमाया माहौल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पासवान ने बिहार को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो एनडीए आगामी विधानसभा चुनावों में 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। हालांकि उन्होंने स्वयं के चुनाव लड़ने या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पासवान ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके प्रदेश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रही है। उनके इस बयान को उनके बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा के तौर पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, महिला समृद्धि योजना पर बीजेपी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी विधायकों ने महिला समृद्धि योजना 2025 को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया है, जिसमें प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देने का वादा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो अभी तक महिलाओं के खाते में कोई पैसा जमा कर पाए और ना ही भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास को गति, केंद्र सरकार ने बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को दी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने
6,282 करोड़ रुपए की लागत वाली कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ये परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आती है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में जोड़ने की योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी घमासान, कांग्रेस का वार, वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सरकार को घेरा। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और यह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ है। पार्टी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और संसद में भी इसका लेकर एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बना हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू ने इस विधेयक को लेकर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की याचिका कर दी खारिज। जी दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, इसलिए इसे दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली है। हालांकि उन छात्रों को निराशा हुई है जो परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब बीपीएससी के आगे की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में अब सक्षम हो गया है और ये फैसला राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और समय पर परिणाम जारी करने के महत्व को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की सियासत में उबाल, राणा संघ विवाद ने छेड़ी जातिगत जंग। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राणा संघ को लेकर दिए गए एक बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राज्य में जातिगत ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने राजपूत शासक राणा संघ को लेकर टिप्पणी की थी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इस विवाद ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और आगामी चुनावों में इसका क्या असर होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव। जेडीयू बोली बिहार का हर युवा है लायक। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटे तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावनाओं के बारे में एक मजबूत घोषणा की। जसौली जमुनिया गाँव में पूर्व विधायक जमुना यादव की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए लालू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लालू ने घोषणा की कि कोई माइका लाल तेजस्वी यादव को सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेगूसराय में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन, अलविदा जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जी दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और बिल को वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में वक्फ बिल वापस लो लिखी तख्तियाँ पकड़कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की थी कि रमजान के आखिरी जुम्मे पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद आएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। इस अपील का असर बेगूसराय में भी देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल में कई खामियां हैं जो मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। विरोध कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि इस आंदोलन को हिंदू समुदाय और अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे और अब मुसलमानों के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं
तेज हो गई हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर बिहार चुनाव से पहले मतदाता दमन का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता दमन का गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य प्रशासन बीजेपी जेडीयू गठबंधन के दबाव में पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। उन्होंने स्थानीय आरजेडी कार्यकर्ताओं के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक महीने में 50,000 से अधिक मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे चुनाव में धांधली की कोशिश करार दिया और चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने नीतीश सरकार पर बेरोजगारी और बाढ़ राहत में विफलता का भी आरोप लगाया, कहते हुए कि यह दमनकारी कदम जनता के असंतोष को दबाने की कोशिश है। जवाब में जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने इन आरोपों को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना और दरभंगा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार सरकार और इसके एनडीए सहयोगियों पर वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के लिए निशाना साधा। आरजेडी और एआईएमआईएम सहित विपक्षी दलों के गठबंधन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में पटना के विधानसभा के पास पुलिस से झड़प हुई और यहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।